कास्ट को देखा है, उसके साथ साथ हमने कास्ट को थोड़ा सा उसको डिफरेंस उसका कैलकुलेट किया है एक्सपेंस के साथ, फिर एक्सपेंस एक्सपेंडिचर के साथ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एटसेट्रा, एफओएच वगैरह हमने डिस्कस किया है। आज हम उन सारी चीज़ों को मिला के एक स्टेटमेंट बनाएंगे विच इज कॉल्ड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, हम जल्दी से इसको देखते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट इंक्लूड्स कास्ट attributable to the production of goods sold by the company. The amount includes the cost used in the creating the goods along with the etc. अब क्वेश्चन ये है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बेसिकली तीन मेजर चीजों को फोकस करती है, जिसके अंदर आपके पास मटेरियल वाला सेक्शन होता है, आपके पास लेबर वाला सेक्शन होता है, और आपके साथ एफओएच का सेक्शन होता है। This amount includes the material cost. Number one, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर पहला स्टेप जो होगा वो मटेरियल कास्ट का होगा। वो बेटा उसी तरह से होगा जैसे हमने कल उसको तैयार किया है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग होती है ओपनिंग इन्वेंट्री से, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द मटेरियल प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद इसमें दूसरी चीज यूज की जाएगी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कास्ट, और तीसरी और आखिरी चीज इंपॉर्टेंट की चीज फैक्ट्री ओवरहेड या एफओएच कास्ट। इन तीन कास्टों को मिला के हमारे पास जो एक स्टेटमेंट बनेगी उसके प्रॉपर एक फॉर्मेट है, उसके साथ उसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को बनाने से पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के लिए वी नीड 6 थिंग्स। हमारे पास 6 चीजें होंगी जिसको उठा के हम एक फॉर्मेट एक स्टाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बन जाएगा। उसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं चीजों को। नंबर 1 जो है वो है कास्ट। यू नो के कास्ट एज 3 टाइप्स। कौन कौन सी? नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर, और नंबर 3 थर्ड एफओएच। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, एलिमेंट्स ऑफ कास्ट को देखा जाए तो कास्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ओवरऑल किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट को, जिसमें मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट और एफओएच कास्ट होगी। ये 3 हमारे पास चीजें होंगी। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री गुड्स हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस। इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन सी है। आज हम चूंकि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं, लिहाजा हमारा पूरा फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देखा जाए तो इन्वेंट्री भी 3 टाइप्स की अवेलेबल होती है, जिसमें नंबर 1 होती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपको पता है ऐसी इन्वेंट्री होती है जो बिल्कुल उस पर 0% वर्क डन होता है, बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर, क्रूड फॉर्म के अंदर मौजूद होती है जो भी उसका उसकी है। और उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री को हम सिंपल लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऐसी इन्वेंट्री होती है जिसके ऊपर आपका जो वर्क होता है वो 1% से लेकर 99% तक हो सकता है। इन बिटवीन वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो फिनिश गुड भी नहीं है, लेकिन वो उसके दरमियान में है। रॉ मटेरियल 100% जो होता है उस पर किसी किस्म का कोई काम नहीं होता, बिल्कुल क्रूड फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्रूड से थोड़ा अगले स्टेप पे होगा, कुछ उस पर काम हो सकता है, किसी भी परसेंट से काम हो सकता है, लेकिन बात याद रखनी है कि वो फिनिश गुड नहीं होगा। और लास्ट वन इज अ फिनिश गुड इन्वेंट्री। फिनिश गुड इन्वेंट्री इज रेडी फॉर सेल, बिल्कुल कंप्लीट, उसको बस मार्केट में जाके सेल आउट करना है। अब जैसा कि हम आज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट, स्टूडेंट्स थोड़ा सा फॉर्मेट को जरा मेरे साथ रहना है ताकि इस फॉर्मेट में एक वो दूसरी दफा आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। हम इसको लॉजिकल बनाना सीखेंगे और इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजें सारे वैल्यूज फिगर्स आपको गिवन होंगे, आपने उठा के सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट के अंदर इसको पुट करना है। जैसा मैंने बताया कि यदि आपके पास 6 चीजें होंगी उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे जरा गौर करने की जरूरत है कि ये रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है या फिनिश गुड की इन्वेंट्री है, इनमें से आपके पास दो दो इनकी होंगी, ओपनिंग भी होगी और एंडिंग भी होगी।
अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन होगी और एंडिंग मटेरियल भी एंडिंग इन्वेंट्री भी गिवन होगी। इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस की जरूरी आपके पास ओपनिंग भी गिवन होगी और एंडिंग भी, और लास्ट पे आपके पास जो फिनिश गुड है उसकी भी आपके पास दोनों इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए। समटाइम हम देखेंगे आखिर में आज जो हमारा सेकंड क्वेश्चन और उसके अंदर इस तरह की एग्जांपल है। समटाइम क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो ओवरऑल सीक्वेंस है उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स या कुछ अकाउंट्स जो आपके पास मिसिंग भी हो सकते हैं। मैं सपोज करता हूं कि हो सकता है कि आपके पास वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन हो लेकिन आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन हो, या इन अदर वर्ड कि आपके पास फिनिश गुड की हो सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हो और ओपनिंग गिवन न हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करने का आइडिया पता होगा। मैं तो एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि या तो इन्वेंट्रीज के साथ लिखा होता है ओपनिंग या क्लोजिंग, या फिर डेट को देखा जाता है। अगर लेट सपोज हमने एट द एंड ऑफ फरवरी की बात कर रहे हैं तो आपके पास फरवरी के एंड पे जो इन्वेंट्री होगी वो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और फरवरी के स्टार्ट पे आपके पास इन्वेंट्री होगी वो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। नॉर्मली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो भी हमारा फाइनेंशियल पीरियड है या फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन हम एट द एंड ऑफ दैट ईयर और दैट पीरियड बनाते हैं। सपोज अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर के क्लोज पे हम बनाना चाह रहे हैं तो वो अगर हमारे पास जून 30 को खत्म होगा तो डेफिनेटली हम जून 30 को कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। और अगर हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जून 30 को बनाएंगे तो जून 30 की जो वैल्यू है उसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कंसीडर करेंगे, और उसके पिछले वाली में जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, सपोज करता हूँ अगर मंथली है तो जून की जो 30 को जो हमारी इन्वेंट्री होगी वो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी, और जून की फर्स्ट डेट में जो आपकी इन्वेंट्री होगी वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। सिर्फ ऐसे होगा क्वेश्चन के ऊपर आपने उसका टाइटल देखना है और उसमें ये देखना है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कौन से टाइम पीरियड उससे रिलेट करता है ताकि हम नीचे उसको समझ सके। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ फॉर्मेट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेट इज अ वेरी वेरी सिंपल, उसमें कुछ नहीं है। स्टार्ट विद द फॉर्मेट, यू नो कि जी अकाउंटिंग का फॉर्मेट है। 3 लाइन रिजर्व होंगी, सेंट्रलाइज होंगी। नंबर 1 नेम ऑफ द कंपनी, उसके बाद नेम ऑफ द स्टेटमेंट, एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट लाइन, थर्ड लाइन जो शोज कि ये जो आप स्टेटमेंट बनाने चाह रहे हैं इसका नेचर कौन सा है। बेसिकली हमारे पास दो किस्म की स्टेटमेंट होती है ब्रॉडली स्पीकिंग। नंबर 1 इज अ पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट, अदर वन इज अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट। तो दिस स्टेटमेंट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट इज द पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इसको हम यहाँ पे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड। इन अदर वर्ड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट इज द जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट होती है, और बैलेंस शीट को आपने देखा होगा तो उसके ऊपर एज और लिखा होता है which suggest कि बैलेंस शीट इज द पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत समझना है बात को। पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट एंड पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इसके ऊपर हमने लिखा। आगे चलते हैं, स्टार्ट होगा। बेटा पहला सेक्शन है अगेन सेम सेक्शन जिसको हमने कल भी थोड़ा सा देखा है, विच इज अ मटेरियल सेक्शन। मैंने कल आपको फार्मूला बताया है और मैंने आपको बताया था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एज फार एज द कास्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड, जिसमें हम जिसकी बेस पे हम कास्ट ऑफ सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और भी हम कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो will start with the opening stock, opening inventory plus net purchases प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सेम, ये पहली सेक्शन हमारा इसी तरह से बनेगा। आप ऐसे अज्यूम करें कि आपके पास डेटा सारा अवेलेबल है, आपने सिर्फ इस फॉर्मेट के अंदर पुट करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री से। फॉर्मेट मैं अगेन बता देता हूँ कि फॉर्मेट दिस इज नॉट अ डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग के अंदर जो एक डिफरेंस हमने फील किया है, अगर उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपैरिजन किया जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर चीज को हम डेबिट क्रेडिट के एंगल से देखते हैं, डेबिट क्रेडिट की नजर से देखते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर नो डेबिट क्रेडिट, नो रूल्स रेगुलेशन, नो फॉर्मेट्स। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स हैं वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं।
लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स हैं इसमें आप फ्लेक्सिबल है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे फॉर्मेट से आप इसको बेहतर किसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई भी कंसर्न नहीं है। सो स्टार्ट अच्छा मैंने बताया आपको कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप देखेंगे या कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास excuse me, अच्छा मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप देखेंगे कि तो आपको ये फॉर्मेट नजर आएगा। तो याद रखिए बेटा, ये दो जो कॉलम लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला कॉलम, इसको हम आउटर कॉलम कहेंगे, इस कॉलम को हम इनर कॉलम कहेंगे। मकसद सम टाइम आपको दो से ज्यादा भी आपको उसको यूज करने पड़ते हैं, तीन या चार भी यूज करने पड़ते हैं, लेकिन उसका मकसद समझना है। मकसद सिर्फ एक ही है कि ये जो जो बिल्कुल आउटर कॉलम जिसको हम बोलते हैं, इसमें आपने नेट वैल्यूज पे लेके आना है। नेट वैल्यूज मीन कि कोई भी अकाउंट है उसमें अगर जो भी प्लस करना है, माइनस करना है, या उसके अंदर प्लस माइनस दो ही ऑप्शन हो सकती है, तो उसके अलावा वो प्लस माइनस करके आपने नेट फिगर लेके आना है, ताकि उसके बाद उस पर किसी किस्म का कोई प्लस या माइनस करने की हमें जरूरत ना पड़े। और ये जो इनर कॉलम होते हैं इसमें हम प्लस माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे परचेज ने प्लस किया है, तो हो सकता था कि जो आपने अलाउंस या परचेज रिटर्न किया तो उसमें भी अगर कोई एडजस्टमेंट होती तो सबसे पहले हम उसको एक और कॉलम भी यहाँ पे ड्रा करते, जिसमें सबसे पहले हम ये करते कि जो आपकी परचेज रिटर्न या डिस्काउंट की अमाउंट है उसकी एडजस्टमेंट्स को क्लियर करके उसको उसको फिनिश करते हैं। फिर अगले कॉलम में चले जाते हैं जिसमें हमने परचेज से इसको माइनस करना। इसी तरह से हम इसके कॉलम को डिजाइन कर सकते हैं। टू सिंपल, हमें जो जिस कॉलम में हम इंटरेस्टेड होते हैं वो बिल्कुल आउटर कॉलम होता है, इसलिए कि आउटर कॉलम के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट और फाइनल फिगर्स होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री, यू नो कि ओपनिंग इन्वेंट्री के एब्सोल्यूट वैल्यू दी जाएगी आपको उसके अंदर, इसमें किसी किस्म की देयर इज नो एडजस्टमेंट इन दिस केस। तो हमने चूंकि ये बिल्कुल फाइनल फिगर है तो इसका वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे लिखना है, सिंपल। उधर से वैल्यू देखनी है सिर्फ। ये मेक श्योर कि जो आप इन्वेंट्री उठाने जा रहे हैं, दिस इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। तीन किस्म की इन्वेंट्री है हमारे पास, जैसा कि हमने ऊपर देखे। अब आप देखेंगे कि ये जो 6 किस्म की चीजें हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इनको वन बाय वन यहाँ पे उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कर दी आपकी इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री में भी हमें पता है कि दो किस्म के हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, एंडिंग स्टॉक भी अवेलेबल है। क्या से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद नेक्स्ट यू नो फार्मूला बता रहा है कि नेक्स्ट इज अ परचेज अकाउंट। सो हमने नेक्स्ट लिखा परचेज अकाउंट। तो क्वेश्चन में जरा एक दफा से पहले हमने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना होता है, फिर हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चूंकि तो पहली दफा जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें कंफर्म हो गया था कि इसके अंदर परचेज रिटर्न भी है। हम सपोज करते हैं अगर परचेज रिटर्न नो किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पता है आप परचेज यहाँ पे लिखेंगे और उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। लेकिन इस केस के अंदर मैं सपोज करता हूँ कि परचेज रिटर्न भी अवेलेबल है। अगर परचेज रिटर्न, ये तीन चीजें अवेलेबल हो सकती है। परचेज रिटर्न हो सकता है, डिस्काउंट ऑन परचेज हो सकता है, डिस्काउंट ऑन सेल इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। परचेज डिस्काउंट ऑन परचेज हो सकता है या अलाउंस ऑन परचेज हो सकता है। ये जो भी है, these three account is called a contra purchase account। इनमें से अगर है कि दो है, तीन है, जितने भी हैं उनको हमने हमने परचेज को इनर कॉलम में लिखा, इसलिए कि परचेज का वैल्यू जो था वो नेट वैल्यू नहीं था, ग्रास वैल्यू था। उसके नेट वैल्यू के लिए हमने उसमें से परचेज को माइनस किया। पेरेंथेसिस आपको नजर आ रहे हैं जो शो कर रहे हैं कि इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस किया गया है, और फाइनल फिगर जो हमारे पास आया उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि नेट परचेज का लफ्ज नहीं लिखा जाता। इसी को यहाँ पे, ये जो आपको थोड़ी सी मोटी लाइन नजर आ रही है, इसी के सामने यहाँ पे उठा के नेट परचेज के वैल्यू को पुट कर दिया जाता है। दोनों तरीके ठीक है, समझ आ रही होती है कि परचेज से परचेज, ये परचेज था हमारे पास, इससे परचेज रिटर्न को हमने माइनस किया। पहला स्टेप हमारा पहले स्टेप का कुछ पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस किए। उसके बाद हमें पता है कि अब परचेज है तो परचेज के साथ कोई डायरेक्ट एक्सपेंस अगर हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस की भी हमें सीधी सी, मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की सीधी डेफिनेशन बता देता हूँ कि मटेरियल, देखिए ये परचेज इज अ मटेरियल, हमने परचेज किया है, खरीदा है। अब बात ये है कि जब आप मटेरियल खरीदते हैं तो मटेरियल की एक लिस्ट प्राइस होती है जो आपने सप्लायर को पेमेंट करनी होती है। यस, वो पेमेंट कर दी है, लेकिन सप्लायर ने आपको आपके घर में वो मटेरियल नहीं पहुंचाना है।
घर तक पहुंचाने के लिए उस पे फ्रेट होगा, उस पे कैरेज हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है। क्वेश्चन के अंदर, सिचुएशन के अंदर आपके पास उसमें इन वर्ड का नाम लिखा होगा हमेशा, या इन का वर्ड लिखा होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन हो सकता है, कैरेज इन हो सकता है, या अगर वेजेस होगी तो डेफिनेटली वेजेस को भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। तो इसके बाद नेट परचेजेस के बाद देखेंगे क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पे तो देखो मैंने उठा के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस आपने नहीं लिखना। आपने आपने वहां पे अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हो तो डेफिनेटली डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लें। लेकिन अगर वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम दिए हो कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड लिखो, तो अपने ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड लिखना है। और ये भी सपोज करें, हो सकता है उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक से ज्यादा डायरेक्ट एक्सपेंस हो, फिर क्या करेंगे? पहला डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, उसकी वैल्यू इधर लिखेंगे, दूसरा भी इसके नीचे लिखेंगे, वैल्यू इनर कॉलम में लिखेंगे, और फिर आखिर में सारी वैल्यू को प्लस करके आउटर कॉलम में चले जाएंगे। अब हमारे पास देख लें कौन कौन सी चीजें होगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा ये जब ये तीनों चीजों को प्लस किया जाता है ना, तो हम एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, जो वो लाइन भी लॉजिकल है, जिसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जिसमें हम लिखते हैं कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये बिल्कुल पेड टर्म है जी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ मैंने डिफरेंट बुक्स के अंदर ये देखा है कि कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर की जगह टू बी लिखा जा सकता है, कास्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज, ठीक है, और या अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर की वर्डिंग को टू बी की वर्डिंग के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, बाकी एज इट इज रहेगा। ये हमने देख लिया, आप ओपनिंग स्टॉक की ये वैल्यू थी, नेट परचेजेस की ये वैल्यू थी, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ये वैल्यू थी। हमने इन तीनों वैल्यूज को सम किया है, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आंसर आया है उसके सामने हमने लिखे कास्ट ऑफ मटेरियल। चूंकि दिस सेक्शन कंटेन्स अ मटेरियल, तो हम इसको लिखेंगे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ था, सिंपल है ना, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री भी पड़ी हुई थी, प्लस परचेजेस भी की है, और उसके ऊपर कुछ डायरेक्ट कास्टिंग भी आई है। तो ये चीजें ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई थी, जो जिससे हमने मैन्युफैक्चरिंग करना है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने एक्चुअली कितनी मैन्युफैक्चरिंग की है, ये तो पड़ा हुआ था ना पूरे महीने के, जिसके केस में ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री की बात की जा रही है। लेकिन हमारा जो आंसर जब क्लियर होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास जो ओपनिंग था या परचेजेस थी, उसमें से हम एंडिंग को या क्लोजिंग को जब माइनस करेंगे तो लाइन बड़ी जबरदस्त लिखेंगे। लाइन का मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या होता है। इस लाइन में से आपने सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे, अवेलेबल फॉर को उड़ा देंगे, इसलिए कि ये तो अवेलेबल थे, लेकिन किया क्या आपने, बनाया क्या है, तो इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसके बाद लाइन लिखेंगे, जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को टेस्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। यस, ये मटेरियल ऑलरेडी हमारे इस महीने में, अगर हम मंथली बेसिस पे अपनी रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं, तो इस मंथ के अंदर जो हमारे मटेरियल पे जो हमारी कास्ट लगी है वो आपके पास ही अवेलेबल है। उसको देख लें कैसे। हमने देखा कि यार पहले स्टार्ट में ओपनिंग में कितना लेके आए हुए थे, और कितना खरीदा है, और फिर आखिर में जो हमसे बच गया है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, डेफिनेटली दूसरे मंथ के लिए वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। उसको जब हम माइनस करेंगे तो हम इस वैल्यू पे पहुंचेंगे, इस फिगर्स पे पहुंचेंगे, जो हमें बता रहा है कि कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि आपने इस दफा जो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आपने कितना मटेरियल यूज किया। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। नॉर्मली इस सेक्शन को अलग है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सेक्शन को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आती है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिहाजा देखें, सबसे पहले हमने मटेरियल सेक्शन को कंप्लीट कर दिया। अब हम उसी जो कास्ट के एलिमेंट 3 हमने लिखे थे, इसका मतलब उसमें मटेरियल को कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे एलिमेंट पे चले जाएंगे, विच इज लेबर। लेबर के लिए मैंने देखा है कि जितनी भी बुक्स देखी है या चीजें आप देखेंगे, तो लेबर को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होती। लेबर के लिए आपको डायरेक्ट एक वैल्यू दी जाएगी, सिर्फ लेबर को जरा गौर से देखना है कि डायरेक्ट लेबर इंक्लूड करना है। और आपको पता है ना कि आपने अभी तक मटेरियल, ये जो मटेरियल सेक्शन है, इसको भी आप कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल सेक्शन, डायरेक्ट मटेरियल सेक्शन, डायरेक्ट लेबर सेक्शन। उसके बाद हम एफओएस सेक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर ये हम इनडायरेक्ट मटेरियल को भी देख सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर को बल्कि देख सकते नहीं, देखेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल को देखेंगे, इनडायरेक्ट लेबर और एफओएस को देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे डायरेक्ट लेबर किधर है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लेबर किधर है। देखेंगे, अच्छा ये मिल गया डायरेक्ट लेबर। जैसे हमें डायरेक्ट लेबर मिलेगा, हम उठा के डायरेक्ट लेबर की वैल्यू डायरेक्ट लेबर में इंक्लूड कर देंगे। और जैसे ही हम इसको इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, तो नीचे एक लाइन लिखेंगे विच इज अ प्राइम कास्ट। स्टूडेंट्स लिसन टू मी,
व्हाट इज अ प्राइम कास्ट? बेटा प्राइम कास्ट आगे फार्मूला और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने पास जरा लिखो आप लोग, प्राइम कास्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बल्कि डीएम लिखें, डीएम स्टैंड फॉर द पीसी लिखें, प्राइम कास्ट पीसी इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों जो डायरेक्ट चीजें ना, तीनों डायरेक्ट चीजें, उनको जब आप सम करें ना तो वो आपका प्राइम कास्ट आता है। देख लें इसके अंदर तीनों डायरेक्ट चीजें आ गई हैं। कैसे तीनों चीज डायरेक्ट चीजें आई हैं? ये ऊपर सबसे ऊपर देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस जो है ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। इसमें देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी हमने इंक्लूड कर दी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट लेबर भी हमने इंक्लूड कर दिए। इसका मतलब है इस फॉर्मेट में जितना इससे ऊपर हमने जो भी हमने काम किया है, तो हम अभी प्राइम कास्ट तक पहुंचे हैं। और प्राइम कास्ट अगेन, प्राइम कास्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट और उसके साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कास्ट। उसके बाद देखिए हमारा मटेरियल का काम कंप्लीट हो गया, हमारा लेबर का काम कंप्लीट हो गया, और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है एफओएच। यस, एफओएच में भी ये हो सकता है कि एफओएच की आपको वैल्यू दी जाए। अगर ज्यादातर केसेस के अंदर आपको एफओएच की एक वैल्यू नहीं दी जाती, आपको ऐसे दिया जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, एंड यू नो इनडायरेक्ट मटेरियल इज द पार्ट ऑफ एफओएच, आपको दिया जाएगा या नाम लिखे जाएंगे उसके, कोई से भी जो इनडायरेक्ट मटेरियल को हमने डिस्कस किया है, जैसे सप्लाईज लिखा जाएगा, जैसे कुछ और इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें जिनको हमने डिस्कस किया हुआ है, उनमें से अगर कोई नाम लिखा जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे उनको अलग अलग लिखें। पहला जैसे सप्लाईज है तो सप्लाईज लिखें, उसकी वैल्यू इनर में लिखें, सारी जितने भी आपके पास एफओएच हैं उनकी वैल्यू इनर में लिख के फिर उसकी वैल्यू को प्लस करके इनर कॉलम में आउटर की तरफ जा जाए। अब देख ले बेटा, जो एलिमेंट ऑफ कास्ट है, जिस कास्टिंग के लिए हमें हर चीज कभी भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सुई से लेकर एरोप्लेन तक, तो कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन ही हेड्स हमें जरूरत होते हैं। तो देख लो इनमें तीनों आ गए। मटेरियल सेक्शन में सारा मटेरियल आ गया, उसके बाद लेबर के सेक्शन में सारा लेबर आ गया डायरेक्ट वाला, और एफओएच के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट है वो सारे जब प्लस किए तो यहाँ पे हमारी बात खत्म हो जाती है ना। तो इसको हम लिखते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट। और अगेन एक और वर्ड बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है डिफरेंट बुक्स के अंदर भी है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो फैक्ट्री कास्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब जरा मेरी तरफ आए तो ये देखो, आपके पास जैसे हमने चले हम अपने इसको जाके देख भी देखते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जी आपके पास यू हैव टू नो द 6 एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि 6 एलिमेंट्स में से बेटा हमने कितने एलिमेंट्स को कंप्लीट कर दिए। यस, मटेरियल सारे का सारा मटेरियल का खाता खत्म, लेबर का खाता खत्म, एफओएच का खाता खत्म। यहाँ पे भी ये इन्वेंट्री जो है, दिस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इसको भी हमने मटेरियल के अंदर ओपनिंग और एंडिंग में देख लिया है। इसका मतलब है हमने 1 2 3 4 एलिमेंट्स को खत्म कर दिया है। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 1 इज अ वर्क इन प्रोसेस और सेकंड इज अ फिनिश गुड। और आपको याद है कि दोनों एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी शामिल और क्लोजिंग भी शामिल है। कल भी मैंने बताया, आज मैं फिर बता देता हूँ कि याद रखिएगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा प्लस की जाएगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर। और कोई चीज एक नॉर्मल आपने अगर क्वेश्चन करे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को नॉर्मल हालात के अंदर हम माइनस करते हैं। अगर कोई चीज फाइंड करनी है, कोई मिसिंग का केस है, तो फिर देख सकते हैं कि फिर वो उसकी जो सिंपल्स हैं वो नॉर्मली चेंज की जाती है। अब वर्क इन प्रोसेस में आ जाते हैं। हम पहुंचे थे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या टोटल फैक्ट्री कास्ट की तरफ पहुंचे थे। हमारे पास जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं नॉर्मली, वो हमारे पास कास्ट ऑफ मटेरियल यूज की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली आपसे डिमांड की जाती है, प्राइम कास्ट की डिमांड की जाती है, और उसके बाद आपसे जो डिमांड की जाती है वो टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की भी वैल्यू को डिमांड की जाती है। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस को बेटा स्टार्ट करते हैं। वर्क इन प्रोसेस है या फिनिश गुड इन्वेंट्री है, हमें पता है आपको पता है कि उसमें हम सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री को स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री को हम प्लग करेंगे और यहाँ पे फिर लाइन लिखेंगे। लाइन यही वाली का बेसिक आइडिया इसी लाइन वाले का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज था जब आपने ओपनिंग को प्लस किया था, फिर जैसे ही आपने क्लोजिंग को माइनस किया था तो आपने उसमें से
अवेलेबल फॉर को उड़ा दिया और सेंटेंस को सेकंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह इसके अंदर भी आएगा, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट जब ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करेंगे ओवरऑल सीक्वेंस के अंदर या ओवरऑल टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये हमारी बनी होगी, इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री को हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो फिर हम लाइन लिखेंगे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं अगेन बता देता हूँ कि अवेलेबल फॉर को टू बी से भी रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे ये लिखा है इसमें भी जा सकता था कि कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। और उसके बाद हम क्लोजिंग को कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, अभी वर्क इन प्रोसेस का प्रोसेस चल रहा है, तो वर्क इन प्रोसेस की भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उसको डेफिनेटली हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखा हुआ है माइनस करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर सिंपल है, लाइन में से हम अवेलेबल फॉर को उड़ा देंगे, कंटेंट्स को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये देख लो, हम यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे अवेलेबल का मतलब था कि हम कर सकते हैं, ठीक है, चूंकि इसमें हमने ओपनिंग को प्लस किया था। लेकिन जब हम क्लोजिंग को माइनस करते हैं तो हमारी चीज कंफर्म हो जाती है कि हमने पिछले मंथ में या जो भी टाइम हमारे हमारे हमने जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके अंदर हमने किया क्या है एक्चुअली। तो एक्चुअली जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट अभी से ही यहाँ पे करना चाहूंगा। बेटा जब आप पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग ना, कि पर यूनिट कास्ट हम टोटल जो भी कास्टिंग खर्चा होता है उसको उसके जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, सपोज 1 लाख रुपए मैंने खर्च किया और मैंने 4000 चेयर्स बनाई है, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जो 1 लाख रुपए खर्च किया उसकी बेस पे मैंने 4000 चेयर्स बनाई है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक चेयर के ऊपर मेरी अपनी कितनी लागत है, ताकि फिर मैं उसके ऊपर कोई प्राइसिंग डिसीजंस को फिट करके मार्केट प्राइस को सेट कर सकूं। तो उसके लिए याद रखें, जब भी पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू को हम उठाते हैं, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ये आपके ऑलरेडी नोमिनेटर के अंदर होती है, उसका फार्मूला हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं पॉइंट अक्सर कार मैंने देखा है, मेरे भी स्टूडेंट्स और ओवरऑल भी मैंने देखा है कि लोग जो है वो कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की जगह कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू को वहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, जो डालते हैं। इसके बाद हमारा वर्क इन प्रोसेस सेक्शन भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, जो हमारा फिनिश गुड है सेम, उसको भी हम पहले ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और फिर उसके बाद हम ये एक और लाइन लिखेंगे विच इज द लास्ट वन लाइन। इसके अंदर हम लिखेंगे सेकंड लास्ट कि कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देख लो सबसे ऊपर क्या था, अवेलेबल फॉर यूज था, या इसको आखिर में हम देख लेंगे, अवेलेबल फॉर सेल है। और उसके बाद हम फिनिश गुड को जब माइनस करते हैं तो देख लो अवेलेबल फॉर को भी उड़ा दिया, सेल को सेकंड फॉर्म सोल्ड के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। ये बेसिक आइडिया है। अब देख ले, ये आखिरी हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इसको थोड़ा जल्दी से रैप अप करें और इसको एक दफा फिर देख लें, मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में ये सारा सीक्वेंस आ गया होगा, कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं होगी इसके अंदर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अब जरा गौर से देखें तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने क्योंकि मटेरियल की बात थी तो हमने लिखा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, कि जी इतना मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे शामिल है। फिर उसमें से हमने आखिर में जाके देखा कि अच्छा पूरा महीना प्रोसेस चला है ना, आखिर में आके हमने देखा कि जी क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा उसको माइनस किया तो कंफर्म हो गया कि जी अच्छा यस हमने कितना मटेरियल यूज किया, इतना मटेरियल यूज किया। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लिखा कि कास्ट ऑफ मटेरियल ऑलरेडी यूज्ड या कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। सबसे पहले हमने वर्क प्रोसेस को प्लस किया, सारा फैक्ट्री वगैरह था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। पहला यूज था, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही थी, फिर यहाँ पे हमने लिखा कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और आखिर में सेल्स की बात की जा रही है। मैंने इसीलिए कहा है पर यूनिट कास्ट के लिए हमारा जो फोकस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। कास्ट पर यूनिट कास्ट के लिए हमने हमने सेल्स की वैल्यू नहीं देखनी है। यस सेल्स की वैल्यू हमने देखनी है, लेकिन सेल्स की वैल्यू हमने एज ए एक्सपेंस देखनी है, जिसको ओवरऑल जब हम उसके लिए ग्रास प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप पर यूनिट कास्ट की कैलकुलेशन करें तो आपने ये यूज करना है, ये पॉइंट याद रखना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी जो हमने बातें की हैं उसको थोड़ा सा एक इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट मटेरियल यूज, माइंड में लेके आओ, माइंड में लेके आओ कि डायरेक्ट मटेरियल यूज इज द लास्ट लाइन इन द मटेरियल सेक्शन। मटेरियल सेक्शन में क्या क्या चीजें थे दिमाग में जरा लेके आओ। ओपनिंग इन्वेंट्री था, यस। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद नेट परचेजेस था, यस वी नो परचेज माइनस ऑल काउंटर परचेजेस है डायरेक्ट नेट परचेज। और उसमें फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने प्लस किए थे।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस है, इनवर्ट किस्म के एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी हमने किए, इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल यूज। ये वो सेक्शन, पहली सेक्शन जो हमने 4-5 लाइन हमें फॉर्मेट में डिजाइन की है, इसको आप इस तरह से इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको समटाइम कुछ हमें जरूरत होती है कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, तो पूरा फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए होता, हमें कुछ एक दो वैल्यूज अगर चाहिए तो किसी फार्मूले से हम अपना काम चला देते हैं। उसके बाद देखिए प्राइम कास्ट, मैंने बताया कि प्राइम कास्ट के अंदर सारे डायरेक्ट चीजें आएंगी, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा और डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कास्ट या डायरेक्ट लेबर कास्ट, या नहीं और मीन प्लस प्लस प्लस, ये तीनों को प्लस करेंगे। उसके बाद आ जाए टोटल फैक्ट्री कास्ट, तो हमें पता है टोटल फैक्ट्री कास्ट के अंदर तीनों एलिमेंट्स यूज होंगे, मटेरियल का एलिमेंट भी यूज होगा, लेबर का यूज होगा और एफओएच का भी यूज होगा। तो देख लो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया डायरेक्ट मटेरियल सेक्शन से, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कास्ट मीन इसके एंड से स्टार्ट किया है, इससे ऊपर हमने नहीं लिखा, ऊपर भी लिख सकते हैं आप, इक्वेशन इसको लेंथी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया डायरेक्ट मटेरियल से। उसमें देखें डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट लेबर कास्ट है और उसके अंदर फैक्ट्री ओवर मीन टोटल फैक्ट्री कास्ट जो हमारे पास है उसके अंदर सारी कास्टें मौजूद हैं, उसके अंदर डायरेक्ट कास्टें भी सारी मौजूद हैं और उसके अंदर इनडायरेक्ट कास्ट भी सारे, मटेरियल की कास्ट मौजूद है, एक्सपेंस की कास्ट मौजूद है, लेबर की कास्ट मौजूद है, ये तो डायरेक्ट आ गए। उसके बाद एफओएच भी मौजूद है, तो लिहाजा हमारी सारी कास्टें मौजूद अगर हों तो उसको नॉर्मली हम टोटल फैक्ट्री कास्ट बोलते हैं। ये कन्वर्जन कास्ट है। कन्वर्जन कास्ट सिंपल है ना, मटेरियल आपके पास आ गए, अब उसको उससे नया प्रोडक्ट बनाना है, मीन उसको कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए मटेरियल को छोड़े, मटेरियल के ऊपर दो चीजें यूज की जाती हैं, या तो उसके ऊपर डायरेक्ट लेबर यूज किया जाता है और एफओएच किया जाता है। नॉर्मली कन्वर्जन जो होती है वो आपकी मटेरियल जो आपकी फैक्ट्री है उसके अंदर कन्वर्जन होती है, और फैक्ट्री के अंदर दो बड़े हेड्स होते हैं हमारे पास कास्ट के। मटेरियल तो हम बाहर से परचेज करते हैं, लेकिन विद इन अ फैक्ट्री हम अपने डायरेक्ट लेबर को डिप्लॉय करते हैं और साथ साथ उस पर एफओएच का भी एक्सपेंस होता है, तब जाके एक वुड से हमारे पास चेयर में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से इसके बाद दूसरे फार्मूले भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, जैसे वो हमने लाइन में लिखा, देख लें टोटल फैक्ट्री कास्ट के बाद हमने क्या किया था, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस किया, क्लोजिंग को माइनस किया। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को देख लें, हमने कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट लिया, उसमें ओपनिंग फिनिश को प्लस किया, क्लोजिंग को माइनस किया, तो हमारे पास इसका आंसर आया। अब ये दो तीन चीजें और भी देखते हैं। कल हमने देखा है कि ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस दोनों हो सकते हैं। इसमें सिंपल सा फार्मूला है इसका, नेट सेल, तो यू नो नेट सेल इज द सेल माइनस ऑल काउंटर सेल। काउंटर सेल मीन तीन ही हो सकते हैं, नंबर वन हो सकता है आपका सेल रिटर्न हो सकता है, और इसके अंदर और आपका सेल अलाउंस हो सकता है, या डिस्काउंट ऑन सेल हो सकता है। अगर ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है तो उसको माइनस करें और तो हमारे पास ग्रास सेल से नेट सेल की वैल्यूज आ जाएगी। सीजीएस जैसा कि हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर होगा तो पूरा स्टेप चलेगा, ये पूरा प्रोसेस चलेगा जिसमें आपका वर्क इन प्रोसेस भी, फिनिश गुड भी और ओपनिंग भी आएंगी। लेकिन अगर आपके पास कोई मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है तो फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। सीजीएस फाइंड करना मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में बहुत आसान है, इसलिए कि जो मटेरियल का सेक्शन का जो फार्मूला है उसको हम यूज कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह करके इसको फाइंड कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपको पता है पहला पहला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे क्लासिफाइड बैलेंस शीट और क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट। तो क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट जब बेटा हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास चूंकि क्लासेस होती हैं, तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ग्रास प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना होता है, सेकंड क्लास के अंदर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को करना है, और आखिरी क्लास जो लास्ट लाइन या बॉटम लाइन होती है हमारे पास, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के स्वरूप में हमारे पास आती है। और ये आखिरी चीज देख लें, इसमें मैं अगेन फिर दोबारा से आपको बताता हूँ कि यार ये देखें लिखा हुआ है कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, per unit cost is equal to cost of good manufactured divided by number of unit produced। ये बहुत कॉमन एरर है कि लोग यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो बॉटम लाइन है, आखिरी लाइन है इस फॉर्मेट की, उसको यूज करते हैं, हालांकि इसको नहीं यूज करना चाहिए। जो उससे ऊपर जो कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू है उसको है, चूंकि हमने पर यूनिट कास्ट देखते हैं तो लॉजिकल है हम उसको सेल की वैल्यू से नहीं देखेंगे। देखिए सेल का इम्पैक्ट नहीं है, सेल से कंफर्म नहीं होगा आपका पर यूनिट कास्ट कितनी होगी। हो सकता है आपकी कभी सेल ऊपर हो, कभी सेल नीचे हो, कुछ प्रोडक्ट बिके हैं नहीं बिके या जो भी हुआ है, लेकिन जो आपका पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करते हैं उसका तलक मैन्युफैक्चरिंग से होता है। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जितनी भी होती है उसको जितने भी नंबर ऑफ यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं उस पर अगर डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। एग्जांपल की तरफ जाते हैं हम थोड़ा सा। बेटा जरा देखो मैं आपके साथ हूँ, कोशिश करें आप लोग भी अपने अपने साथ
कॉपी पे इसको अटेम्प्ट करें में बहुत आराम से हम 2 क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, तो उसमें ये दोनों चीज़ें होंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे चीज़ों को सिर्फ पुट करना होगा हमने। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ अननोन है, कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उसको हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करना है। अकाउंटिंग का पता है आपको कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, 2 दफ़ा पढ़ लें या कम से कम 3 दफ़ा पढ़ लें। इसलिए कि अगर 2 दफ़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाएगी, तो इसका मतलब है क्वेश्चन समझ आएगा तो 80% क्वेश्चन उसी वक़्त सॉल्व हो जाता है जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है। सबसे पहले जो चीज़ हमें क्वेश्चन में देखनी होती है, वो ये देखना होता है कि कौन-सी कंपनी है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि द नेम इज़ अ कंपनी इज़ अ 111 कमोडिटी प्रोडक्शन। अच्छा, इसका मतलब है ये कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है, ओके। दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, ओके। पूरा सीक्वेंस हो गया इसके अंदर, ठीक हो गया। दूसरा क्या है कि मार्च 2010, इसका मतलब ये है कि हम मार्च का हमारे पास जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जो भी परचेज हुई है, जो भी डेटा अवेलेबल है, वो मार्च का है, 2010 का। तो सिंपल, अगर मार्च का डेटा है तो फिर इसका मतलब मार्च ओपनिंग में जो भी हमारी इन्वेंट्रीज होंगी, वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी मार्च फर्स्ट डेट को, और मार्च 30 को जो हमारे पास डेटा होगा, वो सिंपली हमारे पास अब क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, ये माइंड में आपने रखना है। उसके बाद जाए, मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉक ऑन 1/3/2010 मीन फर्स्ट मार्च 2010 रॉ मटेरियल, ओके। ये जो हमारे पास सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ये वो है, उसका आ गया, ओके। उसके बाद ये देखिए, ये हमें दिया हुआ एफओएच गुड। जब हम प्राइम कास्ट लिखते हैं, प्राइम कास्ट के बाद जो हमारा स्टेप होता है, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू उसी तरह उसी सिर्फ उस स्पेस में जाके आपने इसको फिट कर देना है। इसमें कोई प्लस माइनस हमने नहीं करना, एज इट इज होगी। उसके बाद ये हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। दिस इज द सेकंड लाइन जहाँ पे हमें नेट परचेज चाहिए होगी। ये भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, सिर्फ इसमें देखेंगे कि इसके ऊपर कोई कांट्रा अकाउंट तो है या नहीं, उसको हम देखेंगे। इसके बाद आ जाए, ये स्टॉक है, फर्स्ट 3 है, ओके। ये तो फर्स्ट है फिनिश गुड का, यस। ये फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये ऊपर आपके पास रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री थी, ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री है। और हमें पता है हमारे पास 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोसेस भी होता है, उसको देखते हैं। डायरेक्ट लेबर भी हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब है डायरेक्ट लेबर, आपको पता है मटेरियल के बाद, जैसे मटेरियल का सेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद डायरेक्टली हमने लेबर की वैल्यू को पुट करना होगा ओवरऑल फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड आपको पता है, रिटर्न इनवर्ड से मुराद है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। से रिटर्न है, तो हम से रिटर्न को, चूंकि हमारा मकसद कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में कास्टिंग कैलकुलेट करना होता है, अपनी लागत कैलकुलेट करना होता है, ताकि उसके अंदर हम प्राइसिंग को फिट कर सके। तो इसके अंदर ये हमें यूज नहीं करेंगे फेयर रिटर्न को। लेकिन हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रॉफिट की जरूरत हो या वो डिमांड हो, तो नेट प्रॉफिट के लिए फिर हाँ, यस, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको पता है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस सीजीएस। इसके बाद देख लें, ये हाँ, तीसरी भी हमारे पास, इसका मतलब है इस साइड पे हमारे पास तीनों ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद होगी। मटेरियल की भी होगी, फिनिश गुड की भी होगी, वर्क इन प्रोसेस की तीनों इन्वेंट्री होगी। साथ साथ हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया और डायरेक्ट लेबर भी आ गया। काफी सारा हमारा काम हो गया। ये वैल्यू अभी हम नहीं यूज करेंगे, इसलिए कि ये सेल्स रिटर्न की वैल्यू है। इस तरफ आ जाते हैं, तो ये देख लें 31/3/2010, यस, 31st लास्ट डे ऑफ मार्च। इसका मतलब है लास्ट डे आफ्टर मार्च पे इन्वेंट्री है, तो ये एंडिंग इन्वेंट्री है। इसको माइनस करेंगे, इस साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लस होंगी, ये माइनस होंगी। उसके बाद सेल्स हमारे पास गिवन है, कोई ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात होगी तो ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। कैरेज ऑन परचेज देख लो, यहाँ पे उसने लिख के नहीं दिया कि दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, उसने नहीं कहा कि दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन हमें समझ आ गया है कि ये जो परचेज हमने किया था कराची से, पिंडी से, हमारा रॉ मटेरियल 100,000 का, उसको अहमदाबाद तक लाने के लिए उसके ऊपर 5,000 हमारा खर्चा हुआ है। लिहाजा जब हम इन्वेंट्री की कास्ट को देखते हैं बेटा, आइसोलेशन में कास्ट को नहीं देखी जाती, उसके ऊपर जितना खर्च हो तो उसको प्लस किया जाता है। हम कहेंगे कि इन्वेंट्री की कास्ट 100,000 नहीं है, 105,000 हमारे पास है, 1,05,000 है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाए,
फिनिश गुड आपके पास मौजूद है, ऑफिस फिनिश गुड की इन्वेंट्री क्लोजिंग है, और ये देखें ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। मैंने कल भी आपको बताया था कि थोड़ा सा अपने आप को अलग करना होगा, आपने दो सेगमेंट में डिवाइड करना होगा अपने बिजनेसेस को। एक सेगमेंट बेटा वो है जिसकी कास्टिंग फैक्ट्री के अंदर हो रही है, वो फैक्ट्री का डायरेक्ट एक्सपेंस भी है और फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है। दूसरा जो है वो आपके पास ऑफिस के अंदर चीजें हैं, ऑफिस के अंदर आपके पास कमर्शियल एक्सपेंस भी हैं, ऑफिस के अंदर आपके पास एडमिन एक्सपेंस भी हैं, या एडमिन ओवरहेड भी हम कह सकते हैं। नाम ओवरहेड देने से कंफ्यूज नहीं होना कि ना ये ओवरहेड लिखा हुआ है, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड होता है तो ये भी ओवरहेड है। समटाइम ये भी लिखा जाता है कि ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड है, उसका तलब आपके इनकम स्टेटमेंट से चला जाएगा, आपकी सीजीएस से नहीं है। लेकिन हाँ जरूर है, क्योंकि दिस इज आल्सो एक्सपेंस अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, बल्कि नेट प्रॉफिट के लिए इसको हमने देखना होगा। ये देखिए मार्केटिंग एक्सपेंस भी गिवन है, अगर कोई नेट प्रॉफिट चाहिए तो उसको देखेंगे। वर्किंग प्रोसेस भी हमारे पास है, तो ये शो कर रहा है जो वर्किंग प्रोसेस जो है वो चूंकि 31 पे लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब देख लेते करना क्या है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइम कास्ट। ओके, प्राइम कास्ट बनाएंगे, कन्वर्जन कास्ट बनाएंगे, और क्या बनाना है? प्राइम कास्ट चाहिए, वो कन्वर्जन चाहिए, टोटल कास्ट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट चाहिए, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। उसके बाद कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट भी करना है, नेट प्रॉफिट पर यूनिट कास्ट भी हमने कैलकुलेट करना है। मीन जितनी भी चीजें हमने अभी तक देखी हुई हैं वो सारी की सारी हमने इस केस के अंदर कैलकुलेट करनी है। और अगर कैलकुलेट करनी है तो देखिए सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास मिसिंग थी अभी तक, बाकी तो सारी अवेलेबल है। दिस वन, ये हमें पर यूनिट कास्ट के लिए यूज करनी पड़ेगी ये वैल्यू, जिसमें लिखा जा रहा है कि कास्ट बाय अज्यूमिंग दैट 38,000 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मार्च, कि 38,000 नंबर ऑफ यूनिट हमने प्रोड्यूस किए। तो पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने बताया हम फॉर्मेट बनाएंगे, उसके अंदर जो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर। चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, मेरे साथ रहें, अपना भी पेज निकालें, ठीक है, लाइन ड्रा करें, एक इनर कॉलम बनाएं, एक इस तरह का ये जो फॉर्मेट है सिंपल सा, दो कॉलम बना लें, एक कॉलम बना लें, इसे कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं ओपनिंग स्टार्ट, ओपनिंग स्टार्ट, ओपनिंग स्टार्ट हमारे पास। एनी क्वेश्चन? जी सर। जी जी बोलें सर। रिटर्न इनवर्ट आपने क्या बताया, परचेजेस रिटर्न नहीं होगा वो? नहीं नहीं, दो है। रिटर्न इनवर्ड इज बेसिकली सेल रिटर्न, और जो रिटर्न आउटवर्ड होगा वो परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, देखो मेरी बात समझे, सिंपल सिंपल लफ्जों में मैं आपको समझाऊं कि रिटर्न है ना, अगर कोई चीज इनवर्ड रिटर्न हुई है तो बेसिकली वो आपके पास वापस आएगी, और आपके पास कौन सी चीज वापस आती है? जो आपने सेल की होती है, इसलिए उसको हम परचेज, उसको हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को। लेकिन जब आपके पास रिटर्न आउटवर्ड होगी उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक थी, ओपनिंग स्टॉक साथ साथ देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है। थोड़ा सा मुझे तेज करना पड़ेगा, वहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड होता था, लिखते थे जल्दी जल्दी। 75,000 के 75,000। उसके बाद हमें पता है परचेजेस, परचेजेस जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ था पर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ था, मैं सिर्फ परचेजेस लिखता हूँ। और मुझे पता है कि सीक्वेंस के अंदर कोई भी परचेज रिटर्न हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा ये परचेज ये सिर्फ है, परचेज रिटर्न नहीं है, तो 100,000 सिर्फ परचेज अकाउंट है। बेटा मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सारा समझ आ गया होगा, अब सिर्फ उसमें कोट ही करना है। ठीक है, उसके बाद दो हो गया, और तीसरी चीज हमें पता है कि इसके साथ परचेज रिटर्न के साथ ये वाला है कैरेज ऑन परचेज विच इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और इस तीनों लाइनों को इसको इसकी कितनी वैल्यू थी? परचेज 5,000 करते हैं, कैलकुलेटर ले तो बल्कि सिंपल है, 1,75,000, 1,80,000 आ गया हमारे पास, 180,000। यहाँ पे जो हमने लाइन लिखी है आपको पता है, कास्ट ऑफ उसके बाद हमने माइनस करनी है
क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास रॉ मटेरियल की, तो इसको माइनस करते हैं 50,000 को 180,000 से, तो वी गेट 130,000 और इसमें से हमने अवेलेबल का वर्ड उड़ाना है, तो हम लिखेंगे रफली लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ गया कि 130,000। ओके, इसका मतलब है कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया बेटा। इसमें देख लें हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, उसके साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहाँ से माइनस किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे पैरेंथेसिस में जरूरी लगना चाहिए। 75,000, 100,000, 180,000 तो माइनस के 130,000, बात ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लेबर, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू कितनी ढूंढने जाके, डायरेक्ट लेबर सीधा 12,000 रुपये दी, 12,000 और चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो प्राइम कास्ट है, हमें पता है कि इससे ऊपर सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी जो डायरेक्ट चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास इंक्लूड होगी, दैट्स व्हाई इसको प्राइम कास्ट बोलेंगे। सबसे पहला जो वो डिमांड कर रहा था वो प्राइम कास्ट की कर रहा था। अगर सिंपल बंदा प्राइम कास्ट की डिमांड करे तो बंदा सिर्फ सीधे इक्वेशन से भी इसको प्रूव कर सकता है, लेकिन चूंकि हमने पूरा फॉर्मूला बनाया है। अब इसके बाद हमारे पास एफओएच कास्ट, मैं एफओएच लिखता हूँ। हमें पता है कि एफओएच उसने एक ही वैल्यू दिया हुआ है, अलग अलग देते तो जैसे ऊपर मैंने लिखा है कैरेज ऑन परचेज और इस तरह से ये हम इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन चूंकि एक ही वैल्यूज ने हमें गिवन है, दी हुई है, कहाँ पे ये 8,000 को प्लस करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमारे पास, और इसको प्लस करें तो हमारे पास 150 बन गया ना, 142 और 8 50,000। तो सिंपल बेटा यहाँ पे बन गया टोटल यहाँ तक हमारी बात यहाँ तक। अब बहुत सिंपल है। अब दो ही चीजें बच गई हैं, एक वर्क इन प्रोसेस, एक फिनिश गुड है, दोनों की ओपनिंग भी है और एंडिंग भी इन्वेंट्री हमारे पास है। तो स्टार्ट विद द वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इस तरफ गई था, किधर गया, ये लास्ट में 5,000, ये 5,000। मेरे साथ रहना है, मेरे साथ रहना है। मैं आपको चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए चेक नहीं कर रहा हूँ कि अगर मुझे पता चला कि आप नहीं हैं तो फिर सारी इमोशन खराब हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे लोग बैठे हुए हैं, कहीं बाथरूम में या इधर उधर कहीं ढाबे पे नहीं बैठे हुए, या जिधर भी बैठे हुए थोड़ा सीरियस होकर बैठे हुए, ग्राउंड में भी बैठे हुए थोड़ा सीरियस होकर बैठे हुए। आपके हाथ में बुक्स हैं, आपके हाथ में कागज हैं, आप उसको कर रहे हैं, मैं अज्यूम करता हूँ। ओपनिंग का कितना था? 5,000 था। 5,000 टाइम थोड़ा करीब है। 5,000 चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बस। 5,000 के बाद यहाँ पे आ जाए कोई कितना, इसके बाद यस कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल ठीक हो गया। प्लस ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक था, इसमें ये प्लस हो जाएगा 155 बन जाएगा। और इसके बाद हम लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस सकते हैं कि हम वर्क
वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग किधर है जी? इधर था जी, ये वाला बिल्कुल आखिरी पॉइंट है। 3000 हमारे पास है। 3000 इसको लिखेंगे। हमारे पास 152,000 हमारे पास आंसर बन गया। विच इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ इसको हम यूज करेंगे। आगे चलें तो अब हमारे पास बेटा सिर्फ आखिरी एलिमेंट बच गया विच इज अ फिनिश गुड इन्वेंट्री। मैं लिखता हूँ फिनिश में थोड़ा सा आसानी के लिए लिखता हूँ फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री जी। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं मैंने ये 48,000 है तो ये 48,000 यहाँ पे प्लस करें। 48,000 प्लस किया 52,000 48,000 ये बन गया 200,000। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स अब लास्ट बिल्कुल आखिरी आइटम, फिर एक दो फॉर्मूले भी है हमारे पास। आखिरी आइटम हमें क्या चाहिए? फिनिश गुड क्लोजिंग चाहिए, फिर बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये 25,000 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है फिनिश गुड का। 25,000 को माइनस करेंगे इसमें हम 200,000 में से 25,000 पेरेंथेसिस स्टार्ट करके 25,000 यहाँ पे लिखें फिनिश तो हमारे पास 175,000 का कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेगमेंट आ गया। कास्ट ऑफ गुड्स हमारे पास ओवरऑल यहाँ तक आ गया। जल्दी से हमारे पास चूंकि 8 मिनट है हम ये इसको ग्रास प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो याद के लिए आपका फार्मूला पड़ा हुआ है, ग्रास प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीजीएस। यस, नेट सेल्स के लिए हमें पता है कि चूंकि सेल्स की वैल्यू क्रूड वैल्यू है वो नहीं है, उसके अंदर इनवर्ड भी हमारे पास मौजूद है। तो हम पहले जाके सेल्स को दोनों को देखेंगे। सेल्स किधर है? यस 270,000 इज द सेल वैल्यू जी, और उसमें रिटर्न इन वर्ड इज 10,000 वैल्यू 260 जाएगा आगे नेट सेल की सूरत में। मैं पूरा लिखता हूँ। Yes, 270,000 तो आपका रिटर्न है, सिर्फ एक ही रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड, कोई अलाउंस वगैरह नहीं है ये वाला। इसका मतलब है दिस इज ये बन गया नेट सेल की बन गया, उसमें से ये माइनस ये वाला माइनस 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 वाला लिख दिया। और सीजीएस की वैल्यू ये आपके पास रिपोर्टेड 175,000। बेटा जो हमारे पास आंसर आया वो देखिए तो कितना है? ये 260,000 माइनस 175,000 85,000। उसके बाद नेट प्रॉफिट की तरफ चले जाए तो नेट प्रॉफिट स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे पास ऊपर आ गए। और हाँ, जब आपके पास फाइनल फिगर्स होंगे तो हमेशा याद रखें कि सिंबल ऑफ करेंसी फाइनल फिगर के साथ जरूर शो करना है, जो सजेस्ट करेगी कि नॉर्मली फॉर्मेट के अंदर एक और चीज़ होती है बेटा, कोई भी फॉर्मेट आप कर रहे हैं तो उसके अंदर हम स्टार्टिंग में सिंबल ऑफ करेंसी यूज़ करते हैं और एंडिंग में जरूर करते हैं, जो शो कर रहा होता है कि ये सारे इसी सिंबल ऑफ करेंसी के अंदर मौजूद है। हो सकता है आपके पास कोई पाउंड में, यन में या कोई डॉलर के अंदर क्वेश्चन हो तो जरूर इसे यूज कीजिए। और इसी तरह से जिस चीज़ का अगर आंसर आ जाए तो जरूर उसके आंसर के साथ आप उसकी सिंबल ऑफ करेंसी भी शो करें और कोशिश करें तो थोड़ा सा डिफरेंट करके शो करें, बोल्ड करें ताकि वो क्लियर नजर आए। अब ग्रास प्रॉफिट हमारे पास आ गया था, जो आया था कितना आया था? 85,000 आया था। उसमें से ये कह रहा है ग्रास प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस। देख लो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट्री वाला तो काम हमने एफओएच के अंदर क्लियर कर दिया, जो ऑलरेडी सीजीएस के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हमने उसको माइनस कर दिया है और दोबारा से करने के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस तो मैंने आपको बताया था कोई कमर्शियल एक्सपेंस है, कोई एडमिन है,
कोई और इस तरह के एक्सपेंस है जो ये यहाँ पे हमारे पास थे? हम देखते हैं ये 2 एक्सपेंस हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास ऑफिस एडमिन है 3000 और मार्केटिंग एक्सपेंस है 15000 प्लस करते हैं 18000 है, तो ये 18000 को इसमें से हम माइनस कर देंगे ग्राफ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की तरफ आते हैं माइनस 18। और आपको याद है ना कि जैसे यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस को माइनस किया है, इस तरह एक चीज यहाँ पे प्लस भी हो सकती थी अगर अवेलेबल होती, जिसको हम बोलते हैं कि प्लस अदर इनकम, प्लस अदर इनकम। जैसे ये एक तरह से अदर एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस तो मैं इसको नहीं कह सकता हूँ ओवरऑल, लेकिन चले एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस है, इस तरह से आपकी अदर इनकम भी हो सकती है जो इस सेल से अलग होगी, ये वाली सेल से जो 270,000 हमें ऑलरेडी दिस इज अ नॉर्मल ऑपरेशन की सेल है, लेकिन इससे अलग भी आपको मिल सकती है अगर किसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई बॉन्ड परचेज किए हैं, कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, या कोई और एक्स्ट्रा अदर उस बिजनेस की अदर इन्वेस्टमेंट है, उसको भी हम देख सकेंगे। अब हमारे से आंसर आया जी, कितना आया जी, 85,000 जी माइनस 80,000, 67,000 यूनिट कास्ट की बात आ गई थी, मैं बार बार एक चीज पे बहुत ज्यादा मैंने रिपीट किया है, इसीलिए किया है कि देखो ये लिखा हुआ पर यूनिट कास्ट इज इक्वल टू कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। बहुत कॉमन बात है कि लोग ये आखिरी वाले वैल्यू उठाते हैं, इसी को 175,000 नहीं, इसका कोई ताल्लुक इसके साथ नहीं है। हमने कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की बात करनी है जो 152,000 है, ये वाली वैल्यू कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है। इसको हम एज ए नोमिनेटर शो करेंगे 152,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो हमें दिया था शायद 38,000 था, कितना दिया था आखिरी लाइन में कहीं दिया हुआ था, यस 38,000 ये वाला दिया। इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 38,000 से 152,000 को डिवाइड करेंगे, 152,000 डिवाइडेड बाय 38,000, ये आगे 4 और इस तरह इसको लिखना है इसमें 4 सजेस्ट कीजिए आपका जो कॉस्ट है वो 8 यूनिट को बनाने के लिए 4 रुपीज आपने के लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चल के हम जब इंशाल्लाह प्राइसिंग डिसीजन तो देखेंगे कि इसके लिए ये वैल्यू हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर हमारे पास कुछ परसेंटेज मौजूद होगी, जैसे आपने शायद मार्केटिंग में देखी होगी। उसके बाद लास्ट है कन्वर्जन कास्ट की। कन्वर्जन कास्ट इज वेरी सिंपल, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट को फिनिश गुड के अंदर तब्दील करने में दो ही चीजें यूज होती हैं, वन इज अ लेबर कास्ट, अदर वन इज अ एफओएच कास्ट। हम ओवरऑल फार्मूले से देख लेते हैं लेबर कास्ट कितनी है हमारे पास। लेबर कास्ट हमारे पास थी 12,000 जी, और हमारे पास एफओएच कास्ट थी 8,000। तो हम लिख लेते हैं 20,000 बन गई, लेकिन चले हम पूरा अपडेट करते हैं 12,000 का आगे समझ आएगा प्लस 8,000, हमारे पास आ गई थी दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारा टाइम कुछ ज़्यादा लगे इस पे अटेम्प्ट करने में, अदरवाइज जो हमने कंप्लीट करना था जी वो ये दूसरा क्वेश्चन में कंप्लीट करना था, जहाँ पे आपके पास सीक्वेंस के अंदर ये देखें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये चीज़ें भी नहीं है। इसको मैं आपको मटेरियल भेज रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको थोड़ा स्टडी करें, इसको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करें। मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि फॉर्मेट ओवरऑल पूरा बनेगा, मेरी बात को जरा समझना है। देखो लेट्स सपोज
क्वेश्चन के अंदर परचेज ना होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे परचेज लिखते और यहाँ पे हम कुछ ना लिखते। जरा सपोज करें ना, यहाँ पे मैं सिर्फ हम क्वेश्चन मार्क डालते और आगे चले जाते। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि हमें कुछ अनयूजुअल वैल्यू दी जाएंगी जो नॉर्मली नहीं दी जाती। होता है ऐसे है कि जब भी हमने देखा है कि जब भी आपको परचेज या पहले सेगमेंट में से आपको कोई चीज़ मिस की जाती है तो आपको ज़रूर ये वैल्यू दी जाएगी, ये वाली कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब सपोज करें आप, हमें बाकी भी दी हुई थी, ये वैल्यू भी दी हुई थी, हमने ओपनिंग स्टॉक इसी तरह लिखेंगे, हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसी तरह से लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद हम यहाँ पे आएंगे तो ये वैल्यू पुट करेंगे। जब ये वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि हमारे पास एक अनयूजुअल वैल्यू थी जो नॉर्मली नहीं दी हुई जाती, जो जिसको हमने खुद कैलकुलेट करना होता है, लेकिन ये दी जाएगी। फिर यहाँ से आके रिवर्स ऑर्डर में चलना है। देखो यहाँ पे चल के देखते हैं क्या होता है। ये रिवर्स ऑर्डर में कि आपने जो भी साइंस है उसको रिवर्स करना है। देखो 130 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 130,000 से। इसके ऊपर देखें तो ये प्लस का माइनस का साइन है, तो उसको प्लस करते हैं, 20,000 प्लस किया। उसके ऊपर चले जाएं, ये तो बेसिकली कैलकुलेट किया था हमने। इसके बाद ये वाला देखें, ये तो माइनस करेंगे और अगर में हम इसको भी प्लस हो रहा है, इसको माइनस, प्लस हो रहा है माइनस करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100,000। इसको चले दूसरे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करें, इसको अटेम्प्ट करें। इसको भी हम अगर आपसे ना हुआ तो फिर हम इसको भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है सर, ऐसी बात माइंड में रखें कि जब आप एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ से प्रॉपर रूट पे जाता है, लेकिन अगर आप बस उसी क्वेश्चन को उसमें उसकी मिसिंग वैल्यू होगी तो उसके सारे चीज़ों को रिवर्स कर देंगे, उसके सिंबल साइंस में उसको रिवर्स करेंगे। एक बात और दूसरी और आखिरी बात बेटा, बस सॉरी 2 मिनट ऊपर हो गए। मैं आपका आज इसी वीक में हम एक क्लास और लेंगे, ठीक है। हमारी एक क्लास चार्ट है जो हमने ऑलरेडी क्लास इंक्लूड की होगी, लेकिन उसको हमने नहीं देखा, वो लेंगे। और प्लस कोई असाइनमेंट के लिए भी आप रेडी रहें। ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हो सकता है कि इस वीक में आपको असेस किया जाए, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। Okay, sir. Thank you very much. Any Thank you very question? much. No. हेलो, नो सर। कौन बात कर रहे हैं? नो सर जी। Any question? No, sir. Thank you so much. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you very much, sir. Thank you. Allah Hafiz.